सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई सदस्य हमारे कक्षा में नियमित रूप से भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दिया गया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। वस्तु शुरू करते अभी का विषय वस्तु है कि दाम्पत्य जीवन में समस्या के कारण क्या है और हम क्या उपाय कर सकते हैं। इसको साधारणतः हम लोग किस नियमों से देखते हैं। यदि कोई कक्षा में नया और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर देख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल आप हो सकते हैं। तो दाम्पत्य जीवन की समस्या को देखने के लिए कई सूत्रों का सहारा लिया जाता है। सबसे पहले तो सातवां भाव, सातवें का स्वामी, सातवां भाव एवं सातवें के स्वामी यदि अशुभ ग्रह से प्रभावित हो तो समस्या है। तो यहाँ पर देखा जाए क्या सातवां भाव प्रभावित है, तो सातवां भाव प्रभावित है किससे? यह मंगल की दृष्टि हालांकि लगने से है, लेकिन मंगल राहु से पीड़ित है। मंगल एवं राहु की युति भी है, तो कुछ ना कुछ कहा जा सकता है कि सातवां भाव खराब है। हल्का सा ही सही, यहाँ पर ज्यादा मंगल की दृष्टि या राहु की युत होने से यह ज्यादा खराब नहीं हो रहा, लेकिन कुछ ना कुछ 10% 20% ही सही खराब हो रहा है। एवं सातवें भाव के स्वामी को देखा जाए तो सातवें भाव के स्वामी पर भी राहु की दृष्टि है। अतः ऐसा कहा जा सकता है कि सातवां भाव एवं सातवें भाव का स्वामी थोड़ा समस्या दे रहा है। अब इसके बाद में अन्य ग्रह भी पीड़ित अगर होता है, अन्य ग्रह भी अगर पीड़ित होता है तो भी दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आती है। वह क्या? तो सबसे पहले शुक्र देव को हम सबों को लेना चाहिए। शुक्र अगर पीड़ित होते हैं किसी के भी कुंडली में, चाहे महिला की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो, यदि शुक्र पीड़ित होते हैं तो भी दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आती है। तो यहाँ पर क्या शुक्र पीड़ित हो रहे हैं, तो राहु से शुक्र पीड़ित हो रहे हैं, राहु से शुक्र पीड़ित हो रहे हैं। शुक्र का पीड़ित होना इसका मतलब यह है कि प्रेम रोमांस में कमी आना, तो प्रेम रोमांस की कमी आने के कारण भी समस्या हो सकती है। मंगल जो है शारीरिक क्षमताओं का भी कारक है। यदि मंगल पीड़ित होता है तो क्या शारीरिक क्षमता, मंगल ऊर्जा, उत्साह, साहस, क्रोध का कारक है। यदि यह पीड़ित होता है तो हल्के फलके मनमुटाव, झगड़ा का भी कारण बनता है। लेकिन चूंकि मंगल यहाँ पर स्वयं लग्ने से है, इसलिए यह इतनी समस्या नहीं दे रहे हैं। लेकिन कुछ न कुछ मंगल का चौथे भाव में शत्रु राशि में बैठ जाना, राहु के साथ में युक्त हो जाना, हालांकि मंगल एवं राहु का अंशात्मक मान में काफी दूरियां है, 25 है और मंगल का 13 है, 12-13 अंशों का अंतर है, लेकिन राशि तो एक है। हल्की सी समस्या यहां से भी दिखी, हल्की समस्या शुक्र से भी दिखा, हल्का समस्या मंगल से भी दिखा। यहाँ पर आप लोग हल्के हल्के समस्याओं को की सूची बनाते चले, यानी कि सातवें भाव से भी हल्की समस्या है, इसके स्वामी से भी हल्की समस्या आ गई, इसके अलावा शुक्र जो वैवाहिक जीवन का आधार होता है, इससे भी थोड़ी समस्याएं, मंगल से भी थोड़ी समस्याएं। इसके बाद में चलते हैं, शनि भी दाम्पत्य जीवन में स्थिरता लाने का काम करता है या अलगाव करने का काम करता है। शनि यदि खराब होता है, शनि यदि खराब होता है तो यह मानसिक तनाव देता है, क्योंकि शनि क्या है? न्याय के, कर्म के और स्थिरता के कारक हैं। यहाँ पर क्या शनि खराब है या नहीं है? तो शनि खराब है, केतु से दृष्ट है, यानी कि कहीं ना कहीं कर्म एवं स्थिरता में थोड़ी सी बाधा डाल रहे हैं, तो यह तनाव उत्पन्न करता है। तो कहीं ना कहीं शनि भी यहाँ पर जब आप देखोगे, राहु भी दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं। किस कारण से? तो राहु का प्रभाव सातवें या इसके स्वामी से हो, या सातवें भाव या इनके स्वामी से हो जाता है, तो
राहु क्या है? भ्रम। तो भ्रम के कारण, माया के कारण वैवाहिक जीवन में अनिश्चितता देने का काम करते हैं, अशांति देते हैं। तो यहाँ पर राहु जो है शुक्र को पीड़ित कर रहा है, राहु भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया, यह हुआ। तो इसको भी हम लोग राहु को भी ले लें। केतु का भी अगर संबंध बन जाता है तो राहु के जैसा ही है, या मंगल के जैसा ही कुछ ना कुछ यह भी करता है, तो केतु को भी लेना चाहिए। यानी कि केतु का भी संबंध यदि सप्तम भाव या सप्तम से होता है तो ग्रहों की कुछ ना कुछ तो जो एक बेसिक नियम है, हम सबों को याद ही रखना चाहिए। अब इसके बाद में कुछ दूसरे पहलू पर हम लोग चलते हैं, भाव आधारित। दूसरा भाव जो होता है धन, परिवार, जीवन साथी के प्रति भावना, या दाम्पत्य जीवन के लिए जीवन साथी के प्रति भावनात्मक बातों के लिए होता है। धन, परिवार, जीवन साथी के प्रति भावनाओं का, यदि यहाँ पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाता है तो यह जीवन साथी के प्रति हल्का नकारात्मक भावनाएं पैदा करता है। तो यहाँ पर देखा जाए दूसरे भाव में पाप ग्रह शनि, जो मन पर जो है, ऐसे भी शनि एवं चंद्रमा की युति कहीं भी होता है तो क्या माना जाता है? विषयोग। हाँ, तो यह भावनात्मक, यहाँ पर शनि की मान जो है 7 है, चंद्रमा का 16, हालांकि अंशात्मक मानों में काफी दूरियां हैं, इसलिए उतना प्रभावित नहीं है। लेकिन 10%, 20% ही सही, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर समस्या दे रहा है ना दूसरा भाव। जी गुरुदेव। इसके बाद में 8वां भाव भी जो है, यह क्या करता है? यह भी दाम्पत्य जीवन के संबंधों में थोड़ा सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 8वां भाव जो है परिवर्तन का है, रहस्य का है। यदि 8वां भाव खराब हो तो भी थोड़ा सा दूरियां बढ़ाता है या थोड़ा सा मतभेद करता है। तो 8वां भाव को देखा जाए राहु से पीड़ित है, यानी कि 8वां भाव भी थोड़े खराब है। अब इसके बाद 12वां भाव जो है एकांत का होता है और यह अंत से संबंध रखता है। 12वां भाव जीवन का ही अंत नहीं, यह बहुत से चीजों के अंतों को दर्शाता है। जैसे कि दाम्पत्य जीवन के संबंधों का अंत भाव तो 12वां ही अंत से संबंध रखता है। यदि 12वां भाव या इसके स्वामी अशुभ ग्रहों से प्रभावित होते हैं तो भी वैवाहिक जीवन में अकेलापन या अलगाव देने का काम करते हैं। तो यहाँ 12वें भाव पर देखा जाए, 12वें भाव पर तो किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन 12वें भाव के स्वामी पर राहु की दृष्टि है। हल्का ही सही, कुछ ना कुछ तो समस्याएं दिया है। यानी कि हम लोगों ने जितनी बातों को देखा, सभी में कुछ ना कुछ समस्याएं दिखी या नहीं दिखी? जी गुरुजी दिखी। अब इसके बाद में और चलते हैं। यह दाम्पत्य जीवन मधुरता पूर्वक चल रहा है। 2015 में शादी हुई, बच्चे भी हैं 9 वर्ष का एक, ठीक है। कहीं कोई वैसी बातें नहीं है दाम्पत्य जीवन में कि दूसरे को बतलाया जा सके कि हाँ समस्या है। वो तो हमारी मित्रता वाली बात है, तो उन्होंने अपनी बातों को रख दिया, लेकिन वैसे सामान्यतः जीवन ठीक चल रहा है। हल्का सा तो गिले शिकवे सभी के दाम्पत्य जीवन में होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं गुरुदेव। लेकिन इनमें थोड़ा गिला शिकवा थोड़ा वैसी है, लेकिन ठीक है, दाम्पत्य जीवन अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी ये लोग एक दूसरे से अलग नहीं हुए। तो आखिर इस कुंडली में वैसे योग क्या है? योग क्या है कि यह दाम्पत्य, इतनी सभी चीजें खराब होने के बावजूद भी दाम्पत्य जीवन अच्छा चल रहा है। तो 7वां भाव शुभ कर करी में है, गुरु शुक्र दोनों तरफ है। दूसरा, दसम भाव का स्वामी केंद्र में ही है। यदि सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं तो वह केंद्र भाव के स्वामी भी हैं। सूर्य सात्विक ग्रह है एवं सात्विक राशि, भले सात्विक ग्रह सप्तम भाव में, एवं यह जो महिला की कुंडली है, तो महिला का जो यहाँ पर जो इनके पति हुए, तो महिला का कर्म भूमि 10वां भाव हो गया। यह कर्म भाव हुआ महिला का कर्तव्य भाव। तो कर्तव्य भाव में सात्विक राशि का होना और मोक्ष के ग्रह का होना, यानी कि कर्मों में, भावनाओं में सात्विकता को दर्शाता है।
एवं सात्विक ग्रह का सातवें भाव में बैठना, सातवां भाव पति का होता है, तो यह भी सात्विक, यह भी सात्विक। तो जब दोनों ही सात्विक और शुभ ग्रह की राशि शुभ करतरी में, तो सात्विकता दोनों तरफ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया गुरुदेव, आ गया गुरुजी। एवं एक दोनों के में सात्विकता होने के कारण, एवं और देखा जाए देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि इस पर पड़ा हुआ है। किस पर है? 20 योग पर है ना। जी गुरुदेव। जो दूसरा भाव खराब है उस पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो जब कोई भी बुरे योग बनते हैं उस पर शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाता है तो वह समस्याएं कुछ कम हो जाती है। तो यह जो है देव गुरु बृहस्पति का दूसरे भाव पर दृष्टि होना, एवं देव गुरु बृहस्पति का 10वें भाव पर दृष्टि होना, देव गुरु बृहस्पति का 12वें भाव पर दृष्टि पड़ना, एवं 7वां भाव शुभ कर्तरी में होना, 7वें भाव में सात्विक ग्रह का होना, लग्न कुंडली के 10वें भाव में सात्विक राशि का होना, तो जहां पर सभी सात्विकता ही है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो क्या यह अलगाव तनाव होगा? नहीं होगा गुरुदेव। लेकिन इतने जो सभी खराब हैं तो हल्के फलके रंजिश तो होते रहेंगे ना। जी गुरुदेव। तो वहीं हल्के फलके रंजिशों का दौर चलता रहता है। ऐसी रंजिशें कि एक दूसरे से अलग भी नहीं, लेकिन वैसी कोई खास उतनी बड़ी बात नहीं कि जिससे समस्या उतना हो सकता है। दूसरा भी हुआ, 8वां भी हुआ, 12वां भी हुआ, 3 भाव खराब। अब इसके बाद में और हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि हम लोग उपायों पर भी चलेंगे कि उपाय क्या किए जाए। नीच का मंगल का संबंध यहाँ पर, हालांकि इस उदाहरण कुंडली में मंगल देव नीच के नहीं है, हालांकि याद आ गया तो उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यदि नीच के मंगल हो कुंडली में कहीं भी और उनका संबंध 7वें भाव या 7वें भाव के स्वामी से हो जाता है तो दाम्पत्य जीवन क्लेश एवं झगड़ा के चलते परेशान होता रहता है। यह सामान्य सूत्र है। हालांकि मंगल अच्छी स्थिति का हो, मंगल हालांकि मकर का मंगल अच्छा छोड़ देता है, तो अगर मंगल नीच का हो जाए तो कलह के कारण, झगड़ा के कारण दाम्पत्य जीवन खराब होता है। हालांकि यहाँ पर मंगल पापा ग्रह से पीड़ित है, राहु से, लेकिन उतना अंशात्मक मान में अंतर होने के कारण यह उतना प्रभावित नहीं कर रहा है। यदि कुंडली में मंगल, अब अन्य चले, अन्य सूत्र पर, यदि कुंडली में मंगल देव मांगलिक योग बनाते हो, मतलब मंगल के कारण कुंडली यदि मांगलिक योग बना रहा हो, तो यहाँ मंगल 4थे भाव में है, कुंडली मांगलिक हुआ या नहीं हुआ? जी गुरुदेव हुआ। तो यदि लग्न कुंडली मांगलिक योग बना रहा हो एवं मंगल अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आती है। यहाँ पर कुंडली मांगलिक योग भी बन रहा है एवं राहु के साथ में भी युक्त है और शनि से भी दृष्ट है, तो क्लेश तो होना ही है। यानी कि मानसिक अशांति या हल्का फल्का मनमुटाव कभी कभी होना आवश्यक हो जाता है। एक और सूत्र है, यदि 7वें भाव का स्वामी 6ठे ही भाव में बैठ जाए, 7वें भाव का स्वामी यदि 6ठे पर बैठ जाए और किसी भी पापग्रह की दृष्टि पड़ जाए उस पर, खास करके मंगल का, तो भी यह अलगाव दूरियां बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है। अब यहां पर एक और बात है, तो यह सूत्र तो नहीं लगा क्योंकि सप्तम से 6ठे में नहीं है। अब अगले सूत्र पर चलते हैं। यदि 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी, 3-4 चीजों से हम लोगों को सावधान रखना चाहिए साथी में। 6ठे, 8वें, 12वें के स्वामी की दशा में शादी या इन्हीं भावों में बैठे हुए ग्रहों की दशा में जब शादी होता है तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आने की संभावनाएं बनती रहती है।
और यह ऐसी समस्याएं होती है छोटी मोटी जो जीवन भर हल्का फुल्का चलता रहता है। तो यहाँ पर देखा जाए देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठे हुए भी हैं और देवगुरु बृहस्पति की ही अंतर्दशा में शादी भी हुई थी। यह तो हुआ लग्न कुंडली की कुछ बातें। अब हम लोग चलते हैं कुछ नवमांश कुंडली पर भी चर्चा करते हैं। D9 कुंडली में D9 कुंडली के 7वें भाव के स्वामी D9 कुंडली में, अब यहां देखा D9 कुंडली में 7वें भाव का स्वामी या शुक्र दूसरे भाव में हो और किसी शुभग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो यह विवाह को लंबा ले जाता है, विवाह में समृद्धि देता है। यह भी सूत्र है कि आप लोग नोट करेंगे, समझ लेंगे कि D9 कुंडली के का सप्तमेश यदि D9 कुंडली में दूसरे भाव में हो या महिला की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो, शुक्र देव D9 कुंडली के दूसरे भाव में हो और किसी शुभग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो विवाह को बनाए रखने में, दाम्पत्य जीवन को बनाए रखने में बड़ा सहयोग करते हैं। यहाँ पर देखा जाए शुक्रदेव बैठे हुए हैं गुरु के साथ में। अगर यही देवगुरु बृहस्पति नवमांश कुंडली में अकारक न होते तो यह जितनी समस्याएं आप लोगों ने यहाँ पर देखा, सभी समस्याओं का समाधान ये अकेले कर देते। लेकिन क्योंकि यह देख भी रहे हैं परंतु यह नवमांश कुंडली के अकारक हो गए, इसलिए पूरा शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं। हल्का समस्याएं तो देंगे ही देंगे, वह दे रहे, लेकिन यह जो है विवाह को लंबा लेकर जाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका देवगुरु बृहस्पति का भी है। D9 कुंडली में, D9 कुंडली में यानी कि नवमांश कुंडली में, रुकिए जरा मिटाते हैं, नवमांश कुंडली में लग्नेश, सप्तमेश या दूसरे भाव, लग्नेश, रुकिए यहाँ पर, लग्नेश, सप्तमेश या दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में हो, नवमांश कुंडली में ही, तो यह समस्या देते हैं। जो समस्या ही नहीं देते, दूरियां काफी बढ़ा देते। तो यह सूत्र भी यहां पर लागू नहीं हो रहा है, इसलिए दूरियां नहीं बढ़ाई। अब इसके बाद में एक सूत्र है D13 कुंडली के लिए, D13 कुंडली के लिए हम यहीं पे बनाते हैं D13 कुंडली, जो त्रिशांश कुंडली कही जाती है। त्रिशांश कुंडली में सूर्य और चंद्रमा यदि पीड़ित होते हैं तो यह स्वास्थ्य हानि की तरफ कर लेकर जाते हैं, यानी कि स्वास्थ्य मतलब कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या देते हैं। और D13 कुंडली में जो ग्रह पीड़ित होता है वह क्या 7वें भाव या सप्तमेश से संबंध बना रहा है। यह इस सूत्र को दोबारा सुने, D13 कुंडली में यदि कोई ग्रह पीड़ित हो रहा है और वह ग्रह 7वें भाव या सप्तमेश से संबंध बना रहा होता है तो समस्याएं देता है। अब इस कुंडली के लिए सूर्य देव यहां पर है D13 कुंडली में,
शुक्र एवं बुध दूसरे भाव में है दी 13 कुंडली के, या मीन लग्न की कुंडली बन रही है। मंगल देव यहाँ पर है, यहाँ पर 11 नंबर की राशि होगी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 4 नंबर की राशि होगी, यहाँ पर मंगल नहीं है, रुकिए 1 मिनट बताते हैं। सूर्य बुध शुक्र बुध यहाँ ठीक है, यहाँ पर मंगल देव है, मंगल एवं चंद्रमा। विश्वास जी ने जो कुंडली बनाई थी, विश्वास जी आपके कुंडली में देखेंगे तो आप पाएंगे कि मीन लग्न की त्रिशांश कुंडली बनेंगी और सूर्य लग्न में है और मंगल से पीड़ित हो। जी गुरु जी। क्या यही स्थिति है? जी गुरु जी, यही स्थिति है। और मीन लग्न की कुंडली है। अब यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर यदि 12 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इसके बाद में शनिदेव 12वें भाव में हो गए, तो यह सूर्य जो है पीड़ित हो गया, पाप कर्तरी में हुआ, सूर्य खराब हो गया। मंगल पापक ग्रह भी है, हालांकि मित्र है, तो मित्र है तो यह तो त्रिशांश कुंडली है ही, अरिष्ट कुंडली है ही, यहाँ भी तो त्रिशांश कुंडली में सूर्य देव पीड़ित हो गए कि नहीं हो गए? त्रिशांश कुंडली में सूर्य पीड़ित हुए या नहीं पीड़ित हुए? पीड़ित हो गए। तो यह लग्न कुंडली में सप्तम भाव में, कहने का मतलब त्रिशांश कुंडली में जो ग्रह पीड़ित होता है, वह ग्रह यदि सप्तम भाव या सप्तमेश से संबंध बनाता है तो समस्याएं आती है। प्रमुख रूप से यह भी सूत्र है, हम सबों को यह भी याद रखना चाहिए। अब आप ही लोग बतलाएं कि इस कुंडली में हम लोगों ने यह देखा कि 7वां भाव भी खराब, सप्तमेश भी खराब, शुक्र भी खराब, और ग्रहों की बात की गई थी तो वहां शुक्र के कारण भी समस्याएं, मंगल भी थोड़ा खराब, राहु के द्वारा भी थोड़ा खराब किया जा रहा है, दूसरा भाव भी खराब, 8वां भाव भी खराब, 12वां भाव भी खराब, यानी कि ढेर सारी समस्याएं थोड़ी मोड़ी देखने को मिली कि नहीं मिली? जी गुरुदेव। तो फिर इसके उपाय क्या किए जाए? तो जब इस प्रकार की समस्याएं आती है तो क्या करना चाहिए हम सबों को? कोई 1-2 ग्रह तो है नहीं, तो यहाँ पर सबसे अधिक अकारक जो बन रहे हैं वो बुधदेव बन रहे हैं। कौन बन रहे हैं? बुधदेव। राहु देव भी बन रहे हैं एवं सूर्यदेव भी बन रहे हैं। आप लोगों का कहना उत्तम ही था, घुमा फिरा के सभी वहीं पर आ गया या नहीं आया? जी गुरुदेव। लेकिन आप लोगों ने फलादेश किया, सही ही है, लेकिन इन्हीं चीजों को हम लोग और किन नजरियों से देख सकते हैं, हम चर्चा तो वहां होनी चाहिए ना। जी गुरुदेव। तो उपाय क्या होना चाहिए? तो उपाय के लिए तो मुख्यतः 2 ही बातें आ जाती है। एक ग्रह का तो उपाय कर, एक ग्रह हो तो उपाय कर ले, 2 ग्रह हो तो उपाय कर ले, लेकिन जब अधिकांशतः ग्रह ही फंस रहे हों तो क्या उपाय किया जाए? हालांकि और भी अन्य योग बन रहे हैं, धन के लिए, विद्या के लिए, वो अलग बात है, कभी इस पर भी चर्चा कर लेंगे हम। लेकिन अब तो यहाँ जहाँ सूर्यदेव है, सात्विकता वाली बात है। बचा कौन रहे हैं? देवगुरु बृहस्पति बचा रहे हैं, और शुक्र भी बचाने का काम हल्का कर रहे हैं, क्योंकि अभाव शुभ करते हैं। और बुध देव के द्वारा थोड़ी समस्याएं आ रही है। तो बुध का उपाय कैसे होता है? बुध क्या है? सीखता है, पढ़ता है। बुध क्या है? सीखता है, पढ़ता है। तो बुध सीखता है, पढ़ता है। देखिए आप ही लोग खुद आ जाइएगा उपाय पर। बुध सीखता है, पढ़ता है,
तो व्यक्ति को पढ़ने सीखने के लिए कहा जाए, बुध का उपाय हुआ ना। जी गुरुदेव। बुध बैठा कहाँ है? अष्टम भाव में। तो रहस्यमयी चीजों को पढ़े, आठवां भाव रहस्य का भी है ना। जी गुरुदेव। तो ऐसे चीजों के बारे में पढ़ें जो आपके लिए रहस्य हो। और वह रहस्यमयी किताबें कैसी? तो यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, सात्विक ग्रह हैं। तो सात्विक किसी ऐसे चीज का अध्ययन किया जाए जो रहस्यों से भरा पड़ा हो, और उसका एक अध्ययन नियमित रूप से करना चाहिए, किया जाए। जी और गुरुदेव। सूर्य जो बैठे हुए हैं तो हरिवंश पुराण, तीनों का मिला जुला हो गया कि नहीं हुआ? जी गुरुदेव। सूर्य देव के शांति के लिए हरिवंश पुराण का अध्ययन किया जाता है कि किस ग्रंथ का? हरिवंश पुराण का गुरुदेव। तो हरिवंश पुराण का अध्ययन किया जाए, खूब बढ़िया से किया जाए। तो जिस व्यक्ति ने कभी हरिवंश पुराण न पढ़ा हो तो उसके लिए तो वह गूढ़ी बात हो गई ना। जी गुरुदेव। वो हो गया। अगर हम नियमित रूप से पढ़ते हैं तो बुधदेव का भी उपाय हो गया, गूढ़ ज्ञान है ये। और हरिवंश पुराण पढ़ते हैं तो सूर्य का भी उपाय हो गया, आठवें भाव का भी उपाय हो, सब कुछ हुआ। और दूसरा यहाँ पर देखा जाए कि शुक्रदेव कहाँ बैठे हुए हैं, इनका मूल त्रिकोण राशि कहाँ है और कहाँ से कहाँ आके बैठ गए। तो यह 12वें भाव के स्वामी हैं ना। जी। और 12वें भाव का स्वामी कहाँ बैठ गया? अष्टम भाव। और दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा भाव निभाता है? सप्तम भाव। कि 12वां एवं 5वां भाव? 12वां 5वां। 12वां एवं 5वां, 12वां एवं 5वां। तो 12वें भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा हुआ है। 8वां भाव किस चीज का होता है? दूर का होता है। जी गुरुदेव। तो 12वां भाव का स्वामी दूर जाके बैठ गया, और पंचम भाव का स्वामी इस 12वें भाव के इच्छा में आ गया। 12वें भाव का स्वामी जहां है उसके इच्छा भाव में पंचम भाव है, और 12वां भाव का स्वामी अपने भाग्य भाव में बैठ गया। यानी कि 12वां भाव को अगर अच्छा करना है तो इसके भाग्य को देखे कि यह कहाँ है, तो यह अपने ही भाग्य भाव में आ गया ना। जी गुरुदेव। 12वें से 9वां हुआ ना। जी। तो अच्छी बात है या बुरी बात है? कोई भी भाव, किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव से 9वें भाव में बैठता है तो अच्छा फल मिलता है कि बुरा फल मिलता है? अच्छा फल मिलता है गुरुदेव। अच्छा फल मिलता है, ठीक है। लेकिन यह भाव दूर का है तो दूर। एवं पंचम भाव का स्वामी सब 12वें भाव के स्वामी से 11वें हैं, इच्छा भाव में हैं, और 12वां भाव का स्वामी स्वयं सप्तमेश भी है। क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो हम ऐसे सुझाव सलाह दे सकते हैं कि कभी महीने 2 महीने पर कभी कभी घर से बाहर भी घूमने जाएं, शाम को जाएं, सुबह तक वापस आए। दूर जाएं, अपने घर से दूर थोड़े जाएं, शाम को जाएं, सुबह को वापस आए। वापस आए। तो 12वां भाव का स्वामी जहां एक 12वें भाव का भाग्य है वह दूर भाव में बैठा हुआ है, तो दूर चले जाएंगे। तो जब दूर जाएंगे तो उसी के 11वें प्रेम भाव का स्वामी बैठा हुआ है, पंचम भाव का स्वामी बैठा है, तो उसकी इच्छा तो वही है ना। जी गुरुदेव। तो इस प्रकार से इस भावों का भी उपाय हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सुंदर। तो देवगुरु भी प्रसन्न। अगर हम पुस्तक पढ़ते हैं हरिवंश पुराण तो 5वें भाव का भी काम कर रहे हैं, जो पंचमेश है देवगुरु बृहस्पति, और दूसरे भाव के भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। और देवगुरु बृहस्पति भी आध्यात्मिक ग्रह है। हम कोई आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का भी उपाय हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जी गुरुदेव। तो ओवरऑल आप प्रफुल्ल महाराज जी, आप भी विद्वान है, पीएचडी कर रहे हैं, तो जो हमने दोनों उपाय बतलाए
यह उपाय आपको कैसा लगा? यदि इस प्रकार की समस्याएं हैं कुंडली में और मैंने जो उपाय बतलाए हैं, तो यह कितना प्रभावी है? यदि इस उपाय में आप अपने भी कुछ बातों को समायोजन करके थोड़ा सा इसमें बदलाव लाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं अब आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि अपने 2 मिनट आप विचार करें। जी गुरुदेव, अवश्य। ओम श्री गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेताम संसरण नित्यम वेदवाणी प्रवर्तयत्। गुरुदेव, जितना भी विश्लेषण अब तक हुआ है विद्वानों द्वारा, वो बहुत ही उत्तम कक्षा का हुआ है। एवं जो लास्ट में आपने अपना मंतव्य दिया है और उसमें उपायों पे जो चर्चा की है, उसमें सात्विक ग्रह के उपाय, सूर्य के उपाय, गुरुदेव के उपाय, जो नवम दृष्टि से अपनी स्वयं की राशि को देख रहे हैं, एवं ग्रहों का अंशात्मक बल, मातृकारक, भातृकारक, पुत्रकारक एवं दाराकारक की दृष्टि, युति संबंध, नवमांश में संबंध, D30 कुंडली में ग्रहों के उच्च योग एवं सबका जो समावेश करके इतने प्रभावशाली ग्रह योग इस कुंडली में बन रहे हैं, जैसे कि शनि चंद्र विष योग, राहु मंगल अंगारक योग एवं वक्री ग्रह एवं अंशात्मक बल से कमजोर ग्रह, ये सबका सम्मिलित करके आपने जो लास्ट में उपाय बताया वो प्रशंसनीय है। इसमें इतना ही मैं जोड़ना चाहूंगा कि अगर रहस्यमय जो बुक है, किताब है, पढ़े हरिवंश पुराण, और इसके साथ इस जातक को ज्योतिष के ग्रंथ का भी थोड़ा अध्ययन करना चाहिए और ज्योतिष की कक्षा में नित्य भाग लेना चाहिए। दूसरा, जो आपने टूर बताया, वो टूर उनको शाम को बताया और दूसरे दिन सूर्योदय के बाद घर पे आना है। मैं चाहूंगा कि वह टूर यह जातक अपने स्वामी के साथ करे और कई सगे संबंधी के वहां ना रुकते हुए किसी होटल में रुके, क्योंकि जहां भी रुकेंगे रात को उनको कुछ देना पड़ेगा और कुछ देने से उनके और भी ग्रह, मतलब जो भी वहां का पेमेंट रहता है होटल का, खाने का, ट्रैवलिंग का, इनके ग्रह और भी अच्छे हो जाएंगे। अस्तु।